हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट एनसीईआरटी। आज हम अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में क्लास 6 की ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स की स्टडी कर चुके हैं। आज हम अपने चौथे चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र, इसकी स्टडी करेंगे। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होने वाले हैं जो अपने ज्योग्राफी के बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चौथा चैप्टर, मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो सबसे पहले बताया गया है कि ग्लोब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप है, यानी कि पृथ्वी जो वास्तविक रूप में है उसको हम एक छोटे रूप में मिनिएचर फॉर्म में दिखाने का जब प्रयास करते हैं उसे ग्लोब कहते हैं। जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी का क्या है, अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इन्होंने बताया है ग्लोब से जो स्टडी हम ग्लोब के थ्रू करते हैं अपने अर्थ के बारे में, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इन लिमिटेशंस की वजह से हम मैप्स का यूज़ करते हैं ताकि जो कमियां ग्लोब में जब हम स्टडी करते हैं ग्लोब के थ्रू, वो उसकी स्टडी में जो कमियां रह जाती हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम मानचित्र की से जो है स्टडी करते हैं। क्या होता है ग्लोब, क्या होता है, हमारी पृथ्वी का जो है को पूरे भाग, पृथ्वी के पूरे भाग को दिखाता है, यानी कि होल ऑफ अर्थ, उसको उसके पार्ट्स को नहीं, सारी पृथ्वी को ही दिखाता है। और जब हम एक ही ग्लोब के अंदर पूरी पृथ्वी के सभी चीज़ों को दिखा रहे हैं तो हम उसकी हर एक एस्पेक्ट को हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, यानी कि उसे हम बहुत ज़्यादा छोटे रूप में देख रहे हैं तो उसकी डिटेल स्टडी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, हम फिर मानचित्र का यूज़ करते हैं। ग्लोब इन्होंने बताया कि कब यूज़फुल होता है, जब हम पूरी पृथ्वी का एक साथ जो है स्टडी करें, यानी कि जब भी हम जो है पूरी पृथ्वी का जो है एज अ होल स्टडी करना चाहते हैं तब तो हमारे लिए ग्लोब यूज़फुल होगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिटी के बारे में, किसी विलेज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो उतने टाइम पे ग्लोब हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं होता जितना कि एक मैप यूज़फुल होता है। तो इसके लिए हम मानचित्र बनाते हैं और मानचित्र के द्वारा स्टडी करते हैं। तो मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। हम सबको पता है कि पृथ्वी हमारी जो है गोलाकार है, ग्लोब जो है उसी गोलाकार फॉर्म को एग्जैक्ट वैसे ही जो है शेप में दिखाता है। लेकिन मानचित्र क्या करता है, इसी गोलाकार जो पृथ्वी है उसको चपटा करके यानी फ्लैट करके दिखाता है। इस जो गोलाकार पृथ्वी है इसको पूरा तरह से चपटा करना संभव नहीं है, लेकिन उसी गोलाकार पृथ्वी को फ्लैट फॉर्म में दिखाने का प्रयास एक मानचित्र के द्वारा किया जाता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मानचित्र के द्वारा हम डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं, जो कि ग्लोब के द्वारा पॉसिबल नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। तो मानचित्र की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई। क्या कहते हैं, मानचित्र भी कई तरह के होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो एक छोटे से एरिया को और उसमें से कुछ फैक्ट्स को दिखा दिया, उसके कुछ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन, उस एरिया की, छोटे एरिया की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई। दूसरे प्रकार के मानचित्र होते हैं जिसमें एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, यानी कि मानचित्र इतना मतलब इंफॉर्मेटिव हो सकता है कि एक बड़ी मोटी पुस्तक में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो एक मैप के अंदर आ जाए, इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। और क्या करते हैं, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे हम एटलस कहते हैं, यानी कई सारे मानचित्रों को कि जब हम
का कलेक्शन होता है उसे हम क्या कह देते हैं, एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों के पर आधारित होता है। यानी एटलस में कई तरह के मैप्स होते हैं और उनके अलग अलग पैमाने क्या होते हैं। पैमाने से क्या तात्पर्य है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन एटलस जो हमारा होता है उसमें कई तरह के मैप्स होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ मैप और स्केल या पैमाना क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो पॉइंट क्या है, मानचित्र में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ग्लोब के कंपैरिजन में, क्योंकि आप देखिए पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है और उसको पूरी की पूरी पृथ्वी को जब स्टडी कर रहे हैं, एक फॉर्म में दिखा रहे हैं तो ग्लोब है, तो उसकी इतनी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं हो पाएगी। आप पूरी पृथ्वी को एक ही जगह पर रख के एक ग्लोब बना के स्टडी कर रहे हो तो उतनी डिटेलिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इसी पृथ्वी के छोटे छोटे पार्ट्स की हम स्टडी करें मैप बना के, तो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी कर पाएंगे। तो मानचित्र जो है कई तरह के होते हैं, इसमें से कुछ प्रकार के मानचित्र नीचे वर्णित किए गए हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट यही है कि ग्लोब के बारे में, जैसा कि चैप्टर 2 में डिस्कस किया गया है, ग्लोब क्या होता है। और अब आया मानचित्र। तो मानचित्र ग्लोब की जो लिमिटेशंस हैं उनको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मानचित्र। ग्लोब में हम ज़्यादा एरिया तो कवर कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक प्लैनेट देख रहे हैं ग्लोब पे, लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं हो पा रही है। तो उसको डिटेल्ड स्टडी करने के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जो है जानने के लिए क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, मानचित्र की स्टडी करते हैं। अब मानचित्र भी कई तरह के होते हैं, तो आइए देखते हैं कितने तरह के मानचित्र होते हैं। पहला मानचित्र उन्होंने बताया भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की प्राकृतिक पृथ्वी जो हमारी नेचुरल फॉर्म में जैसे एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, यानी कि जहाँ पर्वत है पर्वत, जहाँ पठार है पठार, मैदान है तो मैदान, नदियाँ या महासागर, तो वो जो नेचुरली जो पृथ्वी एग्जिस्ट करती है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और इसको रिलीफ मानचित्र भी कह सकते हैं। तो क्या क्या नाम हो गया, भौतिक यानी फिजिकल मैप, या रिलीफ मैप उसको बोलते हैं, जहाँ पे हम क्या दर्शाने की प्रयास करते हैं, पर्वत को, पठार को, मैदान को, नदियों को, महासागरों, इन सब चीज़ों को जहाँ दर्शाने का प्रयास करते हैं, वो सारा हमारा प्राकृतिक आकृति, यानी जो नेचुरली है अर्थ पे, है ना। जो नदी हमारी फ्लो कर रही है, जहाँ जिन मैदानी एरियाज़ हैं या प्लेटूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, वो नेचुरल फॉर्म में जहाँ भी हैं, उनको जब हम लोकेट करके स्टडी करते हैं तो वो हमारे फिजिकल मैप के अंडर में आएंगे। जो हमारी पहली कैटेगरी है वो भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स हो जाएंगे। इसमें हम पर्वत, पठार यानी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो आकृतियाँ हैं, इनको दर्शाते हैं, तो हमारे भौतिक मानचित्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप्स। तो क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो अब एक तो हो गया नेचुरल फॉर्म में जो अर्थ हमारी एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद कई लोग, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीज़ बना ली, स्टेट्स बना लिए, फिर उसमें सिटीज़ हो गई, कुछ विलेजेस हो गए। तो ये तो ह्यूमन मेड है ना, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बना ली, अपनी बाउंड्रीज़ बना ली कि ये हमारी कंट्री है, वो दूसरे की कंट्री है। तो ये जो कंट्रीज़ के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ का जो मार्किंग है, उनकी बाउंड्रीज़ हैं, विलेजेस हैं और सिटीज़ हैं, इन सब की बाउंड्रीज़ हैं, इनको जो है प्रदर्शित करते हैं, वो सारे हमारे राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। यानी कि जो भी हमारे ह्यूमन ने बनाए हैं अपने राज्य, अपने शहर, अपने गांव और उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इनको दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैप हमारा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, एक थीम बेस्ड होता है, यानी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को उठाते हैं, एक पर्टिकुलर थीम होती है और सिर्फ उसी को ही डिपिक्ट करते हैं। क्या होता है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र। आपको कोई कंट्री जैसे इंडिया ले लीजिए, इसमें सड़क को दिखाना है तो केवल एक मानचित्र इंडिया का मैप बनाएंगे, उसमें केवल सड़क दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे सड़कें
गई हुई हैं। वर्षा का वितरण आपको दिखाना है, रेनफॉल का, तो वर्षा मानचित्र हो जाएगा। वन आपको दिखाने हैं, कितने प्रकार के वन होते हैं, एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें वन दिखाइए, केवल वन दिखाइए और कुछ नहीं दिखाना है उसमें, तो वन मानचित्र हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्री सेटअप है वो दिखाने के लिए उद्योगों का मानचित्र। तो ये एक थीम बेस्ड हो जाएगा कि पर्टिकुलर उसी एस्पेक्ट को, उसी एक चीज़ को उठा के दिखाना कि कहाँ रोड है, कहाँ रेलवे लाइन बिछी हुई है, कहाँ रेनफॉल कितना हो रहा है, वन जो फॉरेस्ट एरिया है वो कैसा है, इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक पर्टिकुलर हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग उठा के, अगर आप एटलस में देखेंगे तो लास्ट में अलग अलग तरीके से, जैसे कि सड़क के वर्षा मानचित्र या वन उद्योग, ये सारे जो है थीमेटिक थीम बेस्ड दिए हुए होते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण, यानी कि जो जिस चीज़ के बारे में, अगर आप केवल रोड को दिखा रहे हो कि यहाँ पे रोड्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप उसे सड़क मानचित्र बोल दोगे। आप रेनफॉल दिखा रहे हो तो उसको रेनफॉल मानचित्र बोल दोगे। तो जो एस्पेक्ट आप दिखा रहे हो, जो पर्टिकुलर फीचर आप दिखा रहे हो, उसी के आधार पर उसका नामकरण भी हो जाएगा। अब रेलवे लाइन दिखा रहे हो तो वो रेलवे डिस्ट्रीब्यूशन का मानचित्र हो जाएगा। तो ये थीम बेस्ड होता है, एक थीम सेलेक्ट करते हैं, एक एरिया सेलेक्ट करते हैं, उस एरिया में उस पर्टिकुलर चीज़ को जब हम दर्शाते हैं तो हमारा थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। तो हमारे 3 तरह के मानचित्र हो गए। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इनको दर्शाते हैं, तो इन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। जब हम दूसरा राजनीतिक मानचित्र है, जब हम विभिन्न प्रकार के देश और राज्य, नगर, शहर, गांव, इन सब की बाउंड्रीज को दिखाते हैं, तो हमारे राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र किसी पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट को जब दिखाते हैं तो उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब हम आते हैं मानचित्र के 3 घटक। किसी भी मानचित्र को स्टडी करने के लिए या मानचित्र बनाने के लिए जो हमें 3 जो है घटक या कंपोनेंट चाहिए होंगे, वो हमारे हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। तो आइए जानते हैं क्या इनकी मदद से हम मानचित्र को स्टडी भी कर सकते हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स की मदद से, कंपोनेंट्स की मदद से, और एक मानचित्र को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला घटक है दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है, और या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि मानचित्र एक आरेखन होता है, एक ड्राइंग होती है जो कि पूरे विश्व को, यानी आपने वर्ल्ड मैप भी देखे होंगे, इंडिया का मैप भी देखा होगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के मैप होते हैं, विलेजेस के भी मैप होते हैं, तो पूरे विश्व को भी दिखा सकते हैं या उसके एक छोटे से पार्ट को दिखा सकते हैं। एक कहाँ दिखाएंगे, एक कागज़ के पन्ने पर, यानी कि पूरे विश्व को या उसके किसी एक भाग को कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है मानचित्र। तो हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं। छोटे पैमाने से क्या मतलब है अभी समझेंगे, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि अगर आप एक बड़े एरिया को एक छोटे पेज पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक स्केल बनानी होगी, एक पैमाना बनाना होगा, और वो पैमाना इतना केयरफुली बनाना होगा ताकि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो जो है उसका रेशियो गड़बड़ाए ना, वो बिल्कुल एक्चुअल डिस्टेंस आपको लगे। यह तभी संभव है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल पर बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य से एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो क्या करते हैं, एक पैमाना चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड पे आपकी बहुत लंबी दूरी है, 500 किलोमीटर के मान लीजिए दूरी है, और इसको आप एक छोटे से पेज पे या छोटे से चार्ट पे या मैप पे दिखाना है। तो क्या करते हैं, स्थल पर जो वास्तविक दूरी है और मानचित्र पर जो दूरी दिखाई गई है, यानी कि अगर 500 किलोमीटर हम दिखा रहे हैं तो मैप पे तो हम उस छोटे से पेज पे तो हमें इसे छोटा करके दिखाना पड़ेगा ना, तो उसके बीच का जो रेशियो होता है वही पैमाना कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि आपके विद्यालय से आपके घर की दूरी कितनी है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन आप पूरा 10 किलोमीटर तो खींच के दिखाओगे नहीं कागज़ पे। आप क्या करोगे कि उसको मानचित्र पे 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करोगे, है ना। इसका अभिप्राय क्या हो जाएगा कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, 2 सेंटीमीटर का 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्या करेगा, 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आपके जो
मैप हो जाएगा, उसका पैमाना क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी कि वास्तविकता में अगर हम 5 किलोमीटर की दूरी को है, तो कागज़ पे कितनी है, 1 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी है। इस प्रकार का पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब चूंकि हर मानचित्र के नीचे स्केल लिखी होती है, तो अगर आपने ये मैप बनाया और नीचे लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर से मतलब है 5 किलोमीटर की दूरी से, और आपको पता चलता है कि हमारा स्कूल जो है 10 किलोमीटर है, यानी कि मैप में कितना 2 सेंटीमीटर से दिख रहा है। तो जैसे आपको मैप में दिखेगा स्कूल से घर के बीच में 2 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का तुरंत आप जान जाएंगे कि जो है 10 किलोमीटर के बराबर एक्चुअली हमारी इतनी डिस्टेंस है। तो पैमाने का यूज़ ये है कि आप एक बड़ी दूरी को, एक लंबी दूरी को कागज़ पर एक छोटे एरिया पे, जब आप बड़े एरिया को से छोटे एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ मानना पड़ेगा कि इतनी डिस्टेंस को हम जो है कागज़ पे इतनी डिस्टेंस से दिखाएंगे, और इन्हीं दोनों के बीच का जो रेशियो हो जाएगा वो आपका पैमाना कहलाएगा। यानी स्थल पर जो वास्तविक दूरी है, यानी वास्तविकता में जितनी दूरी है, और मानचित्र पे हमने जिस दूरी से उसको रिप्रेजेंट किया है, यानी 10 किलोमीटर को अगर हमने 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है, तो इनके बीच का जो अनुपात हो जाएगा वही हमारा पैमाना कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, इसको हम पैमाना या स्केल कहेंगे। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। आप मान लीजिए आपको बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, कोई पूरा का पूरा महाद्वीप है, महाद्वीप आपको पता है कितना बड़ा होता है, या एक पूरा देश है, वो बहुत बड़ा है। अब उसको आपको कागज़ को पर दिखाना है, तो जितना बड़ा वो एरिया है उसको एक कागज़ से उतना ही बड़ा है आपका, उस कागज़ पे आपको छोटा करके दिखाना है। तो क्या कहेंगे, हम छोटे पैमाने का नहीं, स्मॉल स्केल का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, तब हम 5 सेंटीमीटर से हम 500 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को दिखा सकते हैं। या अलग अलग स्केल पे बनते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है कि आपका अगर बहुत बड़ा एरिया है, यानी आपका एक पूरा का पूरा देश आप दिखाना चाह रहे हो, एक कंट्री का आप मैप बनाना चाह रहे हो, तो 500 किलोमीटर जो दूरी है, वास्तविकता में जो 500 किलोमीटर दूरी है, क्या करेंगे, मैप पे 5 सेंटीमीटर की दूरी से आप उसको दिखाओगे, तो इसको छोटे पैमाने का मैप कहेंगे। यानी कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो आपकी ज़्यादा है, और जो जो दिखाई गई उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसको क्या कहेंगे, छोटे पैमाने का मानचित्र कहेंगे। इसके विपरीत क्या होता है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि अपना गांव या शहर, आप देखिए एक कॉन्टिनेंट या कंट्री के कंपैरिजन में आपका जो एक सिटी या विलेज होगा उसका एरिया कम होगा। यानी कि आप छोटा क्षेत्रफल ले रहे हो किसी महाद्वीप या देश के तुलना में गांव या शहर को ले रहे हो। अगर आप गांव या शहर का मैप दिखाना चाह रहे हो कागज़ पे, तो हम बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब एरिया कम हो गया ना उसके कंपैरिजन में, महाद्वीप के कंपैरिजन में एक शहर तो कम ही होगा ना, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दिखा सकते हैं, क्योंकि एरिया हमारा कम हो गया ना, तो छोटा क्षेत्रफल हो गया, कम एरिया हो गया। जैसे एक गांव हो गया, शहर, उसको हमें कागज़ पे दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, पैमाना हमारा बढ़ गया। अभी तक आपने देखा 500 किलोमीटर को हम दिखा रहे थे, यानी जो स्मॉल स्केल मैप था उसमें 500 किलोमीटर वाले मैप की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे थे। लेकिन अब जैसे हमारा जो क्षेत्रफल है, जो वास्तविक क्षेत्रफल है, वो कम हो गया है, तो 500 मीटर को ही हम 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। ये जो इस टाइप का मैप होगा इसे हम क्या कहेंगे, बड़े पैमाने वाला मैप कहेंगे। तो छोटे पैमाने वाला मैप और बड़े पैमाने, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल में ये फ़र्क हो जाएगा कि आपका जैसे एरिया बड़ा है, और बड़े एरिया को, एक पेपर तो आपका उतना बड़ा, मतलब मानचित्र का साइज तो उतना ही बड़ा है ना, तो बड़े एरिया को जब छोटे में दिखाएंगे तो ज़्यादा बड़ा यानी 500 किलोमीटर तक की आप मान लो उसको 5 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपका क्षेत्रफल छोटा हो गया, जो वास्तविकता में आपका एक गांव ही है, तो वहाँ पे 500 मीटर को हम 5 सेंटीमीटर से दिखा देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बड़े पैमाने का मानचित्र कहलाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब जो ये बड़ा पैमाना वाला मानचित्र है, नहीं, जिसमें स्केल हमने बड़ी ले ली है, बड़ी स्केल पे बनाया है, तो उसमें क्या होगा, हम ज़्यादा जानकारी डाल सकते हैं। आप एक कॉन्टिनेंट को, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को एक पेज पे ड्रॉ करिए,
उसमें आप इंफॉर्मेशन डालिए और एक छोटे से गांव को एक पेज पे ड्रॉ करिए। तो आप जो गांव बनाएंगे, एक छोटा विलेज बनाएंगे, उसमें आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी एकदम डिटेलिंग कर सकते हैं, जबकि एक कॉन्टिनेंट की आप डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो यही बताया है कि बड़े पैमाने वाला जो हमारा लार्ज स्केल का मैप है, उस जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा में क्या करता है, अधिक जानकारी, यानी कि इस पैमाना आपका जितना बड़ा होगा उतना ही आप डिटेल उसमें स्टडी कर पाओगे। और छोटा पैमाना होगा तो उसमें कम चीज़ें दिखा पाओगे, बड़ा पैमाना होगा तो उसमें ज़्यादा चीज़ें दिखा पाओगे। तो ये पॉइंट है। तो पहला हमारा जो है कंपोनेंट है, ये हमारा दूरी हो गया। यहाँ पे एक दिखाया है मैप आपको, ये देखिए पैमाना दिया गया है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर से माना है, एक गांव का मानचित्र बनाया गया है। तो इसमें ये देखिए एक मानचित्र के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई कि गांव में कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है, जो कि पहला तो हमारा दूरी हो गया, दूसरा हो गया दिशा। दिशा क्या होता है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये है, इस क्षेत्र में आपको प्रधान दिग्बिंदु दिखाया गया है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये जो है प्रधान दिग्बिंदु हैं, और इसके अलावा ये तो मेन हमारी दिशाएं हो गई। इसके अलावा 4 दिशाएं और हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो आप जब भी कोई मैप बनाते हैं तो उसमें अधिकतर मानचित्रों में ऊपर जो है दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है, जिसमें ऊपर जो है उत्तर लिखा रहता है। उत्तर के ही हेल्प से हम बाकी दिशाओं की भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक दिक्सूचक भी बनाया गया है। ये दिक्सूचक हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ की ओर पॉइंटेड होता है। इसके बारे में देखते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय जो सुई होती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो पहला हमारा कंपोनेंट हो गया जो है दूरी, और दूसरा दिशा। मैप बनाने के लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो होता है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, हम किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। यानी कि आप उसको एक्चुअली आपको एक मैप पे अगर आपको दिखाना है कि भवन है, तो आप वहाँ घर बना के तो दिखा नहीं सकते हो। तो क्या करते हो, इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक क्या करते हैं, कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी एक सिंबल या प्रतीक के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये भवन है इस जगह पर सड़क है, पुल है, वृक्ष है या रेल की पटरी है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो क्या होता है, ये जो प्रतीक होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी सभी जगह पर मान्य होते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा होता है प्रतीक का इस्तेमाल करने का, आप कम जगह पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आपको अगर रेलवे लाइन दिखानी है तो इस तरह से आप सिंबल बना के रेलवे लाइन दिखा सकते हो। अगर आप उसमें पूरा लिखोगे या कुछ तो उसमें ज़्यादा जगह जाएगी दिखाने में, आप एक छोटा सा सिंबल बना के दिखा सकते हो।
और दूसरी बात है, अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता है किसी भी एरिया की, तो आप वहाँ का आप और किसी से आप बात नहीं कर पा रहे हो कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है या कुछ भी, तो आप उस जगह का मैप खोल लेंगे और वहाँ से आप सिंबल्स तो आपको पता ही है ना, तो सिंबल्स के थ्रू आप वहाँ पे जानकारी उस एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, जैसे रेलवे लाइन के लिए ये देखिए, बड़ी लाइन के लिए अलग है, मीटर लाइन के लिए अलग है, रेलवे स्टेशन के लिए अलग है। सड़कें पक्की और कच्ची के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए ये सिंबल है, उसके बाद राज्य के लिए दूसरा, और जिले के लिए एक और अलग तरीके का डॉटेड सिंबल है। चित्र में बने हुए सारे नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल के लिए अलग अलग सिंबल बने हुए हैं। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, छतरी के लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ के लिए पीटीओ और पुलिस स्टेशन के लिए पीएस का सिंबल, बस्ती और कब्रिस्तान का सिंबल दिया गया है। पेड़ और घास के सिंबल दिए गए हैं। तो इसी तरह बहुत सारे सिंबल होते हैं और इनकी अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि ये मैप पे मतलब हर जगह पे सेम ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो इनके थ्रू पे इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो है कम जगह पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने मैप पे डाल सकते हैं। और दूसरा, आप जो है किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कोई अनएजुकेटेड भी है जिसको पढ़ना नहीं आता, तो सिंबल के थ्रू ही जान सकता है कि यहाँ पे नदी है या कुआं है, तालाब है या कोई भी चीज़। आप इन सिंबल्स, अगर आपको सिंबल पता है तो आप जान जाएंगे कि उस एरिया में कहाँ क्या है। ये देखिए, एक सिंबल का यूज़ करके एक गाँव का सुंदरपुर गाँव और उसके आसपास क्षेत्र में, ये देखिए सिंबल का यूज़ करके इस चित्र में समझाया गया है कि कहाँ नदी है जा रही है, कहाँ वन है। तो इस तरह से दिखाया गया है एक गांव के बारे में। नीचे स्केल भी दी गई है। अब सिंबल्स में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, जो होता है कलर। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों और पीला रंग पठारों और हरे रंग मैदानों के दर्शाने के लिए किया जाता है। तो सिंबल्स में ही हम कलर का यूज़ करते हैं। अगर आपको नीला रंग दिखेगा तो आप समझ जाइए यहाँ पर जलाशय है। भूरे रंग से पर्वतों को दिखाते हैं। आप कोई भी फिजिकल मैप उठा के देखिए, उसमें जितना एरिया आपका भूरा होता है वो आपका पर्वत दिखाता है, पीले रंग से पठार दिखाते हैं और हरा रंग जो है वो मैदानों को दिखाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए जो हमारे एक मैप के लिए होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। इसके बाद में ये देखते हैं जो है एक पॉइंट है रेखा चित्र का। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए आवश्यक होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र क्या होता है? जो पैमाने पर आधारित नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता है। आप सिंपली किसी को किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए आप रफली एक मैप ड्रॉ कर दीजिए कि इस गली से जाना है, फिर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, ऐसे करके जो है एक रफ मैप बना दीजिए जिसमें कोई पैमाना यूज़ नहीं होता है। जैसे आपको एग्जांपल में उन्होंने बताया है कि किसी दोस्त के घर आपको जाना है, तो वो आपको स्कूल में जो है एक मैप बना के दे देगा कि ऐसे ऐसे इन जगहों से गुजरते हुए रफली स्केच बना के दे देगा, तो आप उसके थ्रू उसके घर पहुंच सकते हैं। तो इसे रेखा चित्र कहा जाता है। इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं होती है। एक और पॉइंट है इसमें खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब इसमें बहुत जो है एक छोटा सा एरिया है, उसको बड़े पैमाने पर, काफ़ी बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है उसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब अगर आप लार्ज स्केल मैप और खाका में जो डिफरेंस है कि बड़े पैमाने वाले मैप में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग होती हैं। जैसे कि कभी कभी हम जानना चाहते हैं कि एक कमरे की लंबाई या चौड़ाई कितनी है, तो उसको बड़े लार्ज स्केल मैप पे भी नहीं दिखा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? खाका बनाते हैं। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। यानी कि बिल्कुल ही डिटेल में आपको जो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तक को आप उसमें दिखा सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? खाका कहलाता है।
तो इस चैप्टर में इतना ही था। सबसे पहले इसमें ग्लोब के बारे में बताया गया कि ग्लोब जो है ग्लोब और मानचित्र में क्या डिफरेंस होता है। ग्लोब हमारे पृथ्वी के वास्तविक रूप को जो है रियल फॉर्म को लघु रूप में दिखाता है, और जो मानचित्र होता है हमारे उस जो है गोलाकार रूप को फ्लैटन करके दिखाता हुआ है। मानचित्र हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है ये बताया गया है। मानचित्र में आप बहुत ही डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो। फिर मानचित्र के टाइप्स को बताया है। भौतिक मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इन सबको दर्शाते हैं। फिर राजनीतिक मानचित्र जिसमें हम राज्य, नगर, शहर, गाँव और उनकी बाउंड्रीज को दिखाते हैं, ये राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। थीमेटिक मानचित्र किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में जो है दिखाते हैं, वर्षा, वन वितरण आदि को, तो ये थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के 3 कंपोनेंट होते हैं। दूरी में ही स्केल आता है। स्केल के थ्रू हम एक ज़्यादा दूरी को पेज पे कम दूरी मान लेते हैं और उसी के अनुपात को स्केल कहते हैं। दूसरा हमारा घटक है जिसे हम कहते हैं दिशा जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भी 4 हमारी जो प्रधान दिग्बिंदु इनको कहा जाता है। दिक्सूचक यंत्र होता है जिसकी जो है चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ साउथ में पॉइंट करती है। फिर हमारा प्रतीक होता है। कुछ यूनिवर्सल सिंबल हैं जो सब जगह मान्य होते हैं। इनका उपयोग करके हम कम जगह पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, और जो है बहुत सारे अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या अनएजुकेटेड हैं तब भी सिंबल के माध्यम से हम किसी एरिया के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद रेखा चित्र के बारे में बनाया गया है। ये रफ स्केच होता है जिसके थ्रू आप सिंपल किसी को कोई रास्ता बताना या पता बताने के लिए आप रफली बना देते हैं, इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं होती। फिर एक प्लेन होता है जिसमें हम स्मॉल एरिया को बहुत ही लार्ज स्केल पे दिखाते हैं और एकदम डिटेल्ड इसमें जो है स्टडी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं वो है दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं। प्रधान दिग्बिंदु हमारे 4 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी जो 4 हमारी दिशाएं हैं इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। मानचित्र के पैमाने से क्या तात्पर्य है आपका। तो जो पैमाना होता है हमारा वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर जो दूरी दिखाई गई है उसके बीच का अनुपात होता है। चौथा क्वेश्चन है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक जो है सहायता करते हैं, क्यों। क्योंकि इसमें ग्लोब में क्या कहते हैं पूरी पृथ्वी का एज ए होल स्टडी करते हैं, जबकि मैप में क्या कहते हैं कि वह उसके पार्ट को या पूरी पृथ्वी या उसके पार्ट को की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। मानचित्र और खाके के बीच में अंतर बताना है। मानचित्र और खाके के बीच में अंतर बताइए। तो मानचित्र हमारा क्या होता है पार्ट पृथ्वी को मतलब पूरे पार्ट को या पूरी पृथ्वी को या इसके एक पार्ट की स्टडी करता है मानचित्र, जबकि जो खाका होता है वो जो है डिटेल ड्राइंग होती है किसी स्मॉल एरिया के डिटेल ड्राइंग को हम खाका कहते हैं। और मैप जो होता है मानचित्र उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वही मेंशन होते हैं, जबकि प्लान में बहुत जो है लेस इम्पॉर्टेंट फीचर जैसे कि बहुत ही डिटेल्ड में आपको कमरे की लंबाई चौड़ाई तक के फीचर्स भी हम दिखा सकते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो जो हमारे लार्ज स्केल मैप होते हैं वो हमारे डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो प्रतीक के थ्रू हम क्या करते हैं कि कम स्थान में अधिक जानकारी दे सकते हैं। मैप में हम जो है एक पर्टिकुलर प्रतीक से उस चीज़ को लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर नदी है, कुआं है, उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लैंग्वेज बैरियर को मिटाता है। अगर लैंग्वेज नहीं आती किसी को तब भी सिंबल्स के माध्यम से वो मैप को स्टडी कर सकता है। अब आइए देखते हैं सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जब हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं थीमेटिक। जैसे वृक्ष केवल दिखाया तो क्या हो जाएगा हमारा थीमेटिक मानचित्र। इसके अलावा नीले रंग का इस्तेमाल करके किसे दिखाया जाता है। तो नीले रंग से हमेशा जलाशय या वाटर बॉडीज़ को दिखाया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है क्या पता लगाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पैमाना आवश्यक होता है किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। तो पैमाना हमेशा मानचित्र में लगता है, रेखाचित्र में कोई पैमाना नहीं लगता है। प्रतीक तो सिंबल्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मैप होता है, तो पैमाना हमेशा मानचित्र के लिए यूजफुल होता है। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।